नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है डिबेट। और आज हम दरअसल बात करेंगे प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर खुद का दामन साफ बताने का खेल चल रहा है। अब कांग्रेस सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे दो सीनियर नेताओं के बीच का विवाद सुर्खियों में आ गया। सिंधिया के दल बदल के बाद लगता है कांग्रेस कमजोर पड़ गई है। नेता बयानबाजी कर नए विवाद खड़े कर रहे हैं। उपचुनाव की दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता बीजेपी से टक्कर लेने के बजाय आपस में ही भिड़ रहे हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे दो सीनियर नेताओं के बीच विवाद अब सुर्खियों में आ गया। जी हाँ, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल की डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ टिप्पणी ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। पूर्व खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल में सबसे बड़े डाकू है। जायसवाल तो गोविंद सिंह को मलखान सिंह से भी बड़ा डाकू बता गए। उन्होंने गोविंद सिंह को भू माफिया बताते हुए ग्वालियर चंबल का डकैत बता दिया। प्रदीप जायसवाल ने कहा, भिंड ग्वालियर में अवैध खनन में हिस्सेदारी के लिए गोविंद सिंह दबाव की राजनीति करते रहे हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था और जमकर कमीशनखोरी की थी। प्रदीप जायसवाल ने यह भी आरोप लगाया कि गोविंद सिंह के कारण ही पिछली सरकार में खनिज नीति को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। यदि उस समय खनिज नीति को मंजूरी मिलती तो प्रदेश को 400 से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व हासिल होता। लेकिन उस समय मंत्री रहे डॉक्टर गोविंद सिंह ने खरीद नीति पर आपत्ति जताते हुए उसे अमल में लाने से रोक दिया था। जीतू पटवारी जी बहुत जल्दी में है। उनको टीका टिप्पणी करने के लिए सोचना चाहिए, मर्यादाएं रखना चाहिए। देश में हर व्यक्ति जानता है, सिंधिया परिवार, कि जीतू पटवारी जो बोलते निराधार बेबुनियाद, इसका कोई भी न हाथ है न पैर है। जब लक्ष्मण सिंह जी गए थे, जब इन्होंने क्या टिप्पणी की थी, ये सेवा, मैंने बोला ना, ज्योति राय सिंधिया जी मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए, मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए, अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए उन्होंने ये पार्टी छोड़ी है। जिस तरह से अभी हम देख पा रहे थे, तुलसी सिलावट जी ने कहा, आपको बता देते हैं दरअसल इस मुद्दे के पहले भी एक बार और आरोप प्रत्यारोप लग चुका है। एक दिन पहले ही प्रदेश की सियासत में ब्लैकमेलर शब्द को इजाद कर कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जीतू पटवारी को प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ये सलाह देते नजर आ रहे कि कहीं ना कहीं नियंत्रण तो उनको रखना ही पड़ेगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे प्रदीप जायसवाल, क्योंकि नेताओं के साथ आरोप प्रत्यारोप की ये कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा ही राजनीति में ये तो जैसे हथकंडा सा आजमा लिया है लोगों ने कि अगर किसी को बुरा बनाना है तो पहले अपनी तरफ की चीजों को देखना होगा, हमें साफ रखते हुए दूसरे पे दोषारोपण करना है। जैसे ही हमने पक्ष से विपक्ष में गए, तो हम मेरे साथ इस वक्त चर्चा करेंगे स्टूडियो में। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे साथ रहेंगे राम यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और हमारे साथ स्काइप से जुड़ने वाले हैं पंकज पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसी के साथ सुधीर जाचक जी भी रहेंगे, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। राम जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। सवाल जैसा कि यही है कि आरोप प्रत्यारोप ये हमारा आज का जो रहा है कि नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी जो करते हैं, क्या कहना होगा आपका? जी, देश को आरोप प्रत्यारोप की जरूरत है या देश को अर्थव्यवस्था सुधारने की जरूरत है? देश में बेरोजगारी दूर करने की जरूरत है, ये किसी ने मलखान कहा या किसी ने कुछ कहा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देश में रोजगार देने की जरूरत है, देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कोरोना के कारण जो हजारों लाखों करोड़ों जो मजदूर बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार देने की ज़रूरत है। जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो पहले 100 रुपये आते थे अब 20-20 हज़ार रुपये आ रहे हैं, उस पर बात करने की ज़रूरत है। जो मिलावट के कारण लोग जहर खा रहे हैं तो उन मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अब किसी ने, मैंने सुना है कि जायसवाल जी ने गोविंद सिंह जी को मलखान सिंह कहा है,
तो ये कहने से बचना चाहिए, यदि आप मलखान सिंह से भी बड़ा डाकू कर रहे हैं तो आप कार्रवाई कीजिए। मलखान सिंह पर भी उस समय कार्रवाई की थी, सरकार आपकी है, आप कार्रवाई कीजिए। आप उनको भूमाफिया कहते हैं तो कार्रवाई कीजिए। और फिर प्रभात झा जी ने कहा था सबूत के साथ में, प्रभात झा जी ने कहा था कि सबसे बड़े मध्य प्रदेश के भूमाफिया ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया हैं, और यदि मैं साबित नहीं कर पाया तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगा। इस पर देख लेते ये प्रभात झा का जो स्टेटमेंट है, तो आप आप स्टेटमेंट जो दे रहे हैं उस पर कायम तो रखिए, उस पर कार्रवाई तो कीजिए। सुधीर जी क्या कहना चाहेंगे इसमें? राम यादव जी ने जो बात कही, बिल्कुल राम जी हम देख लेते हैं सुधीर जी क्या बोलना चाह रहे हैं। जी सुधीर जी। सुधीर चाचा जी आवाज आ रही है आप तक? क्रांति जी, मेरे को पूरा प्रश्न ही नहीं समझ में आया, ना आवाज सुनाई दी। अभी आपने जब पूछा तब आवाज आई है, तो मेरे को तो कुछ सुनाई दे नहीं रहा है। गोविंद सिंह जी, आप ये इतना समझ लीजिए, मुद्दा दरअसल ये है कि जिस तरह से प्रदीप जायसवाल जी और गोविंद जी आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, अभी तो जो गोविंद जी ने कहा, आपको बता देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, प्रदीप जी ने कहा कि गोविंद सिंह जी सबसे बड़े रेत माफिया हैं। उन्होंने, कमलनाथ ने एक बैठक में उनको फटकार भी लगाई थी कभी। मलखान सिंह से भी बड़े डाकू बता दिया गोविंद सिंह को जायसवाल ने। अब आपको समझ में आई चीजें सुधीर जी? क्या है कि राजनीतिक में ये सब चीजें होती रहती हैं। अब वो प्रदीप जायसवाल जी अच्छे से जानते होंगे गोविंद सिंह जी क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिए। जी 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 बिल्कुल। आप पंकज पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। जी पंकज जी, आपको क्या लगता है जो वो बात कह रहे हैं कि सरकार को 1400 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया जा सकता था, प्रदीप जी के बोल थे? नहीं, ठीक है। प्रदीप जी तो ऐसा है कि अब प्रदीप जी पिछली सरकार में भी सत्ता में थे, और प्रदीप जी इस सरकार में भी सत्ता में हैं, तो प्रदीप जी तो हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं। अच्छी बात है, सत्ता के साथ रहना चाहिए, और सत्ता में रहेंगे तो ही जनता की सेवा कर पाएंगे। राजनीतिक यही कहते हैं कि हम तो सेवा के लिए आए हैं, तो हर पार्टी में की सरकार में शामिल होकर सेवा करते हैं, तो उनको ये जो आवाज बुलंद करना चाहिए उनको। ये जो कह रहे हैं कि इतनी जो है पंकज जी, मैं राम पांडे जी से पूछ रही हूँ। राम पांडे जी, जिस तरह से और कहना चाहिए कि उन्हीं गोविंद सिंह के साथ ये पिछली सरकार में थे, ये बात उनको प्रदीप जायसवाल जी वैसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मेरे ख्याल से 5वीं बार चुनाव जीतकर आए हैं वो। उनको कमलनाथ सरकार में अगर वो इस बात को उठाते तो उसका ज्यादा मतलब होता। अब आज और अभी जब वो इस सरकार में है तो भी मतलब है, अभी भी वो मुख्यमंत्री से बात करें और जांचें करवाएं अगर वो समझते हैं कि वाकई ऐसा है। मैं राम जी आपसे पूछना चाह रही हूँ। पंकज जी रुकिए, राम जी एक बात और उठी थी बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी। पंकज जी रुकिए, उन्होंने कहा था कि बेलगाम अवैध रेत खनन पर कांग्रेस में जब घमासान मचा था, आप सुन रहे हैं राम जी? उन्होंने मंत्री गोविंद और विधायक जब आपस में उलझ गए थे तो कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया था कि मंत्री गोविंद सिंह चाहें तो एक दिन में अवैध खनन रुक जाए, सारे अफसर उन्हीं के हैं, ये आरोप लगाया गया था पिछले साल उन पर। जी जी जी, आपको पता होगा पूरे मध्य प्रदेश में रेत का जो ठेका जाता था 200-250 करोड़ का जाता था, और कांग्रेस सरकार में वही ठेका 1200-1300 करोड़ का जाने लगा। इससे आप सरकार की मंशा समझ सकते हैं कि सरकार ने उसी रेत में 6 गुना रेवेन्यू बढ़ा दिया था। और जहां तक जायसवाल जी की बात है, ये तब भी माइनिंग मिनिस्टर थे, अभी भी माइनिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने तब क्यों नहीं कार्रवाई की और अब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अभी भी पूरे प्रदेश के अंदर रेत उत्खनन चल रहा है, चाहे वो मुरैना हो चाहे नर्मदा का हो, हर जगह चल रहा है। बोलने से क्या होगा कि आप डकैते, आप कार्रवाई कीजिए, गोविंद सिंह जी हो या कोई भी हो, आप सब पर कार्रवाई कीजिए। एक बार बुधनी में भी जाकर देखिए, बुधनी में क्या चल रहा है। बुधनी में 15 साल से रेत उत्खनन चल रहा है, वो जायसवाल जी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये डाकू बोलने से कुछ नहीं होता है, मलखान सिंह से बड़े डाकू बोलने से कुछ नहीं होगा। आप कार्रवाई कीजिए, आप रेत उत्खनन बंद कराइए। सुधीर जी, राम जी की आवाज पहुंच रही है आप तक? कि पहले खुद को देखना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदीप जी को भी पलटकर अपनी तरफ देखना चाहिए। एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है राम पांडे जी, मुझे लगता है आप सहमत होंगे कि ऊपर उछालते हैं जब पत्थर या कोई भी चीज तो पलटकर आती है अपनी तरफ।
क्रांति जी, लेकिन एक बात बताइए। बताएं, जो प्रदीप जी ने कहा है गोविंद सिंह जी के लिए, तो पहले उसकी जांच हो जाए ना, फिर बाद में दूसरी जांच हो जाएगी। हम्म। बोलिए, सुन रहे हैं आवाज, हम जी। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, जब प्रदीप जायसवाल जी ने कहा है गोविंद सिंह जी के बारे में, तो उसकी पहले जांच हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ कौन क्या क्या कर रहा है। एक बार सबकी जांच हो जाए, 15 महीने इनकी सरकार उन्होंने तो रही, ये भी कहा तो है इन्होंने कि जांच क्यों गोविंद नहीं करी? सिंह का व्यवहार, जब ये भी बताना ठंडे चाहेंगे, रुकिए रुकिए, उन्होंने तो ये भी कहा था कि गोविंद सिंह का व्यवहार बदजुबानी, कुसंस्कारी, अमानवीय रहा है। नेता एक बड़े पद पर जब पहुंच जाते हैं राम पांडे जी, और इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना राजनीति के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो क्या शोभा देता है? या शोभा और राजनीति का कोई संबंध ही नहीं है? तो ये शब्दों का प्रयोग तो जायसवाल जी कर रहे हैं, गोविंद सिंह जी कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है। भाई आप किसी पर ब्लेम लगा रहे हैं तो साथ में सबूत दीजिए। और कमलनाथ सरकार के समय ये जितने भी विधायक या मंत्री उस साइड चले गए हैं, इनके वीडियोज आप जनता को सुनाइए कि ये पहले क्या बोलते थे। यही सारे मंत्री, यही सारे विधायक कमलनाथ जी की जय जयकार करते थे, जा जाकर किसान कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटते थे, जा जाकर लोगों को बताते थे कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हुआ है। ये कमलनाथ जी की तारीफ करते हुए और कमलनाथ सरकार की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। इनके आप मेरा मीडिया से विनम्र अनुरोध है कि इनके पुराने वीडियो चलाइए, इन विधायकों के, इन मंत्रियों के, इन सिंधिया जी के। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सुनना पड़ेगा, तभी बातचीत बन पाएगी। जी बताइए। जो बैठे हैं चैनल पे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय अमर सिंह से सीख लेना चाहिए हम सबको, कि वो कितनी शालीनता से बात करते थे। अगर अपने विपक्षी को भी अगर कोई बात बोलनी है तो वो इतने शालीनता से बोलते थे कि वो बात लेकिन सभी का तरीका एक सा नहीं हो सकता, बात तो ये भी उठती है। फिर सुधीर जी माफ कीजिएगा, बात ये भी उठती है कि सभी का तरीका फिर एक सा नहीं हो सकता। नहीं, क्रांति जी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, 15 महीने में आपसे पूछना चाहूंगी मैं, पंकज जी, महात्मा गांधी जी से, विवेकानंद जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से, चंद्रशेखर जी से, भगत सिंह जी से प्रेरणा ली जाती है। यदि किसी का नाम भी लो आप, तो थोड़ा सा सोच समझ के लो कि हमारे देश के कौन महापुरुष हैं। पर एक ही पार्टी में रहे राम पांडे जी, एक ही पार्टी में रहे दो लोग, क्या जब पार्टी बदलते हैं तो व्यवहार भी बदल देते हैं, नीतियां भी बदल देते हैं? एक समय जब एक दूसरे का पक्ष लेते थे, अब विपक्ष में चले गए तो उनकी सारी पोल पट्टियां खुलेंगी, ऐसा क्या नियम है क्या राजनीति में? नहीं, ये जितने भी लोग गए हैं इनकी मजबूरी है। जैसे कहते हैं ना, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। ये इनकी मजबूरी है। ये 1% बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। ये लोग 1% बीजेपी की विचारधारा को नहीं पसंद करते हैं। ये आरएसएस को गाली देते थे, ये बीजेपी को गाली देते थे, ये मोदी जी को चोर बोलते थे, ये शिवराज जी को किसानों का हत्यारा बोलते थे। और आज सत्ता के लिए, मंत्री पद के लिए, पैसों के लिए ये अपनी विचारधारा बदल रहे हैं, अपने बोलने का तरीका बदल रहे हैं। ये जी राम जी, सुधीर जी की बात को भी सुनेंगे। जी सुधीर जी, हाँ बोलिए सर। हाँ, इनकी मजबूरी तो अब कपिल सिब्बल जी भी हैं, इनकी मजबूरी तो अब प्रियंका वाड्रा जी भी हैं। वो कह रही है कि कांग्रेस के हत्यारे हैं, और वो कह रहे चिट्ठी लिखने वाले भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। वरिष्ठ लोगों का अपमान करने की परंपरा ऊपर से चली आ रही है कांग्रेस में, जो नीचे तक चली गई है। कुलदीप सेंगर आपकी मजबूरी है। जी सुधीर जी, क्या कहना चाहेंगे? सही जा रहे हैं क्या राम पांडे जी? देखिए, हमारी पार्टी को तो नहीं कपिल सिब्बल जो ट्वीट कर रहे हैं। राघव जी के सिद्धांतों पर आपकी पार्टी चलती है, संजय जोशी के सिद्धांतों पर आपकी पार्टी चलती है, कुलदीप सेंगर के सिद्धांतों पर आपकी पार्टी चलती है। ये पूरे देश को पता है कि आपकी पार्टी के सिद्धांत क्या है, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है। राम पांडे राघव जी की जो विचारधारा है वही आपकी पार्टी की विचारधारा है। राहुल विंसी बोल सकते हैं, कपिल सिब्बल के बारे में, जयराम नरेश जी के बारे में, दिग्विजय सिंह जी के बारे में, दिग्गी राजा को बंटाडार बोल सकते हैं। लेकिन अभी बात चल रही है कि हमको सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए, और सम्मान अगर नेता आपस में करेंगे तो जिसके कारण एक दूसरे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है पंकज जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप दोनों 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे? राम जी, सुधीर जी, पंकज जी भी जुड़े हुए हैं, कुछ बातें उनसे भी कर लेते हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं, वो भी विशेषज्ञ के तौर पर है हमारे साथ। गोविंद सिंह के लिए कहा है प्रदीप जी, पंकज जी सुनिएगा, सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्ट
और बर्बाद करने का श्रेय डॉक्टर गोविंद सिंह को जाता है। पंकज जी, ये आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, क्या कर रही हैं? अभी आई मेरी आवाज क्लियर? हाँ, अब बोलिए। प्रदीप जायसवाल जी ने ये बात कही है। अभी तक तो हम गोविंद जी के कहे पर बात कर रहे थे, अब मैं आपको बताना चाहूंगी प्रदीप जायसवाल जी ने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्ट और बर्बाद करने का श्रेय गोविंद सिंह को जाता है। देखिए, ये कहने से तो कुछ होगा नहीं। अगर प्रदीप जायसवाल ये अपने मुखार बिंदु से ये कह देते हैं तो वो कोई ब्रह्मवाक्य तो नहीं बन जाता कि वो ऐसा ही है। तो आप वो, मैं फिर वही दोहराना चाहता हूं कि जब आप कांग्रेस सरकार में थे, शामिल मंत्री थे, तो आप ये इसकी जांच करवा लेते। अब आप चूंकि नहीं है वहां पे, रामदास पांडे जी सही बोल रहे अठावले हैं। की तरह, आप महाराष्ट्र के नेता आरपीआई के, उनकी तरह फिर आप वैसे ही किए। पहले मनमोहन सिंह की सरकार में थे, फिर उसके बाद जो है अब नरेंद्र मोदी की सरकार में आ गए, तो वैसे आप शिवराज जी की सरकार में आ गए हैं। हो सकता है फिर कमलनाथ जी की सरकार में भविष्य में अगर कभी ईश्वर ने कृपा कर दी तो वहां चले जाए। जी पंकज जी, आप करिए ना, आप बयानबाजी करने से ये जो हम लोग जब अखबार में काम करते थे तो कुछ लोग विज्ञप्ति छपवाने आते थे, तो हम कहते थे कि ये विज्ञप्ति वीर हैं, ये अपनी सारी लड़ाई अखबार की विज्ञप्तियों के माध्यम से चलाना चाहते हैं, फील्ड में कुछ काम नहीं करते। तो ये जो मीडिया में बयानबाजी करने से कोई लाभ नहीं है। आप मुख्यमंत्री से बात करिए, आप प्रमाण पेश करिए, दस्तावेज रखिए। तमाम ऐसी जांच एजेंसियां हैं देश में, खुली हुई हैं, काम नहीं है उनके पास, बैठे हुए हैं कोरोना में, दीजिए उनको कुछ काम, जांच करें, वो करें कार्रवाई। सामंतवादी सोच का घटिया नेता भी कहा। बयान जारी कर, प्याली में जी पंकज जी रुकिए जी। जायसवाल जी ने कहा है कि सहकारिता में भ्रष्टाचार है। मैं पूछता हूं, मध्य प्रदेश सरकार का ऐसा कौन सा विभाग है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? क्या पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है? सुधीर क्या जी, खाद्य विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है? बताइए। क्या स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है? एक विभाग का नाम बता दीजिए मध्य प्रदेश सरकार विभाग का का जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। हम जी ठीक कह रहे हैं, 15 महीनों में ट्रांसफर पे ट्रांसफर, एक आदमी का ट्रांसफर पे ट्रांसफर, सरकारी ये कहलाने लगी थी। और यहाँ 6 महीने में 2 बार ट्रांसफर कर दिया व्यक्ति का। मेरे पास है इसका जी था, और कहाँ का हो गया है, उसी की जांच करने की बात प्रदीप जायसवाल जी ने कहती है। तब इसमें बुरा लगने की बात क्या है? हो जाने दीजिए। कौन से गली और कौन से मोहल्ले में आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार में आप पूरे डूबे हुए हो। 10 किलो आटे की जगह 7 किलो आटा देते हो। 10 किलो आटे में से भी गरीबों का 3 किलो आटा खा गए आप। कोरोना के लिए 6,000 रुपए प्रति कोरोना पेशेंट आ रहा है, वो 6,000 का 6,000 पूरा स्वास्थ्य विभाग डकार रहा है। हजारों करोड़ रुपया आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? बाकी पंकज जी, आपकी बात पे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जी पंकज जी बोलिए बिल्कुल बोलिए। पंकज जी बोलिए। जी, आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, प्रदीप जायसवाल जी की बात पर आ जाते हैं। अभी तो ये सारी चीजें चली थी। गोविंद सिंह जी ने एक और बात कही कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं गोविंद सिंह। प्रदीप जायसवाल क्या कहना चाहेंगे? अब आप बताइए सुधीर जी। बिल्कुल डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैं बोलूं, आपका अनुमति हो तो? बिल्कुल। हाँ, ऐसा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जो है वो बहुत पुराने नेता हैं, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि उनकी कोई भी कथन इस प्रकार का अगर है तो मैं सोचता हूँ कि उस बारे में जो है सरकार में चर्चा करना चाहिए। जितने सरकार के जो नेता हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको गंभीरता से ले। बल्कि मेरा तो कहना है कि वो इतने साफ पाक हैं, वो उनको खुद ही ये प्रदीप जायसवाल के कथन के बाद ये कहना चाहिए कि मैं जांच के लिए तैयार हूँ। तो उससे जो है सारी चर्चा आपको विराम लग जाएगा। जांच नहीं, लेकिन गोविंद सिंह जी ने ये भी बात कही है। सुनिए पंकज जी, गोविंद सिंह जी ने ये भी बात कही कि मुझे सुन तो लीजिए पंकज जी, उन्होंने आगे ये भी जोड़ा है, मैंने आगे की लाइन तो आपको बताई नहीं, कि मेरे कार्यों के लिए मुझे किसी तरह के प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने बात कही उसकी बात का ये जवाब था। मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंची। जी राम पांडे जी।
ये पूरा प्रदेश जानता है 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक और नेता स्कूटर पर घूमते थे। आज इनके पास हजारों करोड़ों की संपत्तियां हैं। ये कहां से आ रही हैं? शिवराज सिंह जी के घर में जो नोट गिनने की मशीन लगी हुई है, जब आपने ये बात कही है राम पांडे जी, जब आपने ये बात कही है तो आप तीनों को एक और चीज है मेरे पास सुनाने के लिए। पंकज जी, सुधीर जी सुनिएगा। पंकज जी, सुधीर जी आप भी सुनिएगा। समर्पित डकैत मलखान सिंह ने डॉक्टर गोविंद सिंह की जो हकीकत बताई है उसके मुताबिक डॉक्टर गोविंद सिंह उनसे भी बड़े डकैत हैं। मलखान सिंह को तो गरीबों की मदद फिर भी करते थे, इन्होंने गरीबों को लूटा है, ये सिंह के लिए कहा गया। सुनिए मेरी बात सुनिए। और मलखान सिंह के मुताबिक डॉक्टर सिंह 2 से 3 दशक पहले घर घर जाकर इंजेक्शन लगाया करते थे। राम पांडे जी, जो अभी आप बात कर रहे थे, है ना, 5 से 10 बटोरने वाले झोला छाप डॉक्टर कहा है इन्होंने डॉक्टर सिंह को। जी 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 जी, डॉक्टर थे और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है हमारे देश में। डॉक्टर को ये माना जाता है कि उसने किसी की जान बचा ली, उसको भगवान का रूप माना जाता है। उनका पेशा बहुत अच्छा था। तो डॉक्टर की तुलना डकैत से करना ये बिल्कुल बेईमानी है, ये 100% गलत है। और किसी को भी डकैत बोलने देना, आपने देखा होगा कि अभी वीरप्पन की बेटी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। ये क्या कहलाता है? जिस वीरप्पन ने हजारों लोगों का मर्डर किया, हजारों हाथी उसने मार दिए, हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा तस्कर था, उसकी बेटी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकती है। और बिना सोचे समझे, बिना तर्कों के आधार पर किसी को भी डकैत बोल दो। आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कीजिए। यदि कोई आपकी सरकार में कोई डकैत बैठा हुआ है तो इसका जवाब दीजिए राम पांडे जी को। वीरप्पन की बेटी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता दी है तो क्या उसके पिताजी ने कोई अपराध किया? उसकी दोषी बेटी होगी क्या? महात्मा गांधी ने कहा है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। घर वालों को सबको क्या मार दी। महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी मानने से मना करेंगे? मतलब कांग्रेस में तो अब ये निकला है कि गांधी मतलब नेहरू खानदान का गांधी, महात्मा गांधी जी की भी बात नहीं करेंगे। आपकी हालत तो बिल्कुल, परिवार वालों को सबको आपने गोली से भून दिया। विकास दुबे अपराधी था, उसको पकड़ना ठीक था, उसको सजा देना ठीक था। एक तरफ विकास दुबे यूपी में आपने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, वहीं वीरप्पन की बेटी को आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हैं। जी बिल्कुल सुधीर जी, इस पॉइंट का जवाब तो बिल्कुल दर्शक भी जानना चाहेंगे, बोलिए। क्रांति जी एक बात बताइए, वीरप्पन दोषी हो सकता है, विकास दुबे के परिवार को नहीं करा है। जो उसमें इन्वॉल्व थे वो सब इनकाउंटर में मरे हैं और पुलिस की कार्रवाई है उसमें। वीरप्पन को भी मारा गया, पुलिस नहीं मारा है ना। और आज उसकी बेटी उस अपराध में शामिल होती तो निश्चित तौर पर वो भी मारी जाती, लेकिन वो आज समाज में मौका मिला है। अब राजीव गांधी की हत्या करने वाले को दोनों बच्चे जाके मिलके आते हैं, वो कहते हैं उनको हमने माफ कर दिया है। तो ये कहाँ तक ठीक है? मतलब आप हर चीज आपके हिसाब से ही तोलोगे क्या? देश में क्या सिर्फ कांग्रेस के हिसाब से ही देश चलेगा कि जिसको ये अपराधी माने वो अपराधी, जो बेगुनाह वो बेगुनाह? जिनके बाप पिताजी को उड़ा दिया जिनने बम से, उनको माफ करने की बात कर रहे हो। और वीरप्पन की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने सदस्य बना लिया तो वो गुनहगार हो गई। समय इजाजत दे रहा है, समय समाप्त हो रहा है। राम जी, सुधीर जी माफ कर दिया। ये राहुल गांधी का बड़ा पंकज पाठक जी आप बताइए। पंकज पाठक जी चलते चलते आपसे जरूर व्यू लेना चाहूंगी। आपके पिता की हत्या हो जाती, आप ऐसा कदापि नहीं करते। राहुल गांधी के बिल्कुल पिता की यही हत्या नजारा हो गई कैमरे के बाहर भी देखने को मिलता है। माफ कर दिया। राम जी, आपको राहुल गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए। राम जी, सुधीर जी बस मैं चाहूंगी आप यही रुक जाइए। सुधीर जी, अपने पिता के हत्यारों को माफ करना ये कोई महान आत्मा ही कर सकती है। आप जैसे तुच्छ लोग नहीं कर सकते। सुधीर जी, उसके लिए महान बनना पड़ता है कि अपने पिता के हत्यारों को माफ करना। राम जी प्रणाम करते हैं, समय हो गया है, रुक जाइए यहीं पर। सुधीर जी रुक जाइए। आपके पिता की हत्या नहीं की थी। यदि वीरप्पन आपके पिता की चलिए, मुझे लगता है कि बिना व्यूज लिए मुझे यही धन्यवाद करना पड़ेगा। आप इनके माइक गिरा दीजिए। मैं चाहूंगी टेक्निकल टीम अगर सुन रही हो तो समय इजाजत दे रही, मैं दर्शकों से बात करना चाहूंगी सीधे। इन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद बता देते हैं दर्शकों को। राम पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में थे, पंकज पाठक जी, सुधीर जी जुड़े हुए थे। फिलहाल जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, समय इजाजत दे रहा है, मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगी। डिबेट में फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा भास्कर न्यूज के साथ।